हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? न्यू इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाल ही में गवर्नमेंट ने निकोबार आइलैंड को डेवलप करने के लिए 75,000 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिया है और एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिल गया है। तो ये निकोबार आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या गवर्नमेंट इसको सिंगापुर के जैसे डेवलप कर पाएगी? इससे इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा होगा और सी रूट्स किसी भी कंट्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज मेरे न्यू इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखो, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किस साधन के थ्रू होता होगा? रेलवे के थ्रू होता होगा, या फिर सी रूट्स के थ्रू होता होगा, या फिर रोड के थ्रू हो रहा होता है, या फिर एरोप्लेन के थ्रू हो रहा है? तो आप ये सोच रहे हो कि दुनिया भर में रेलवे के थ्रू ज्यादा ट्रेड होता होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो टोटली गलत सोच रहे हो। देखो, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ना, उसमें से लगभग 80% ट्रेड इस सी रूट के थ्रू हो रहा है। तो सभी कंट्री के लिए ये सी रूट सिक्योर रहे, इनकी सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यों सारी कंट्री इतना कंसर्न रहती है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखो, जो भी 80% व्यापार सी रूट्स के थ्रू हो रहा है, उसमें से कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे चोक पॉइंट है, अगर किसी ने वहां पे ब्लॉकेज लगा दिया तो दुनिया भर की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हुआ, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हुआ, स्विस कैनाल हुआ, पनामा कैनाल हुआ। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जहां पर अगर किसी ने ब्लॉकेज लगा दिया तो दुनिया भर की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगेगा। और भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल ही में पिछले कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि स्विस कैनाल में एक जहाज फंस गया था और वो जहाज सिर्फ 6 दिन तक वहां पे फंसा हुआ था। लेकिन इस 6 दिनों में आपको मालूम है दुनिया की इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ? 54 बिलियन डॉलर का। जस्ट इमेजिन कि अगर ये 1 महीने तक फंसा रह गया होता तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। दुनिया भर का ट्रेड ठप पड़ गया था। तब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये सी रूट्स के बीच में इन चोक पॉइंट्स की सिक्योरिटी बनी रहे, ये किसी भी कंट्री के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सोचोगे कि इन चोक पॉइंट्स की इतनी अहमियत क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ आंकड़े। आप देख लो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जाता है। कितना जाता है? तो एवरी डे 16.8 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से पास होता है। सोचो आप कितना ज्यादा जाता है यहाँ से। एनर्जी सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है ये। अगर आप दूसरे नंबर पे देखो तो मलक्का स्ट्रेट है। जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ से एवरी डे 15.7 मिलियन बैरल ऑयल जाता है। और चाइना जैसी कंट्रीज के लिए तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का ऑलमोस्ट 70% ऑयल यहीं से पास होता है। चाइना को ही नहीं सिर्फ इससे ज्यादा कंसर्न है, जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को भी सेम कंसर्न है। तो इन सी रूट की अहमियत कितनी ज्यादा है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। दुनिया भर में बड़े बड़े जो कार्गो शिप होते हैं, ये इन्हीं सी रूट से होते हुए जाते हैं। तो ये जो मेरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको इंटरनेशनल ट्रेड का बैकबोन कहा जाता है। अगर आप आंकड़ों में देखो तो ऑलमोस्ट दुनिया का 80% ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बाय वैल्यू ट्रेड इन्हीं सी रूट से होते हुए जाता है। और इसको हैंडल करने के लिए बड़े बड़े कार्गो पोर्ट्स बने होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कार्गो शिप कितना ज्यादा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एवरी ईयर 11 बिलियन टन गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जिस तरह से दुनिया का ट्रेड बढ़ रहा है, यह 2030 तक 18 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अगर आप इसको अमाउंट में देखो तो 2029 के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। ये जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स हैं, इनके थ्रू 2019 में 14 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया भर की कंट्रीज सी रूट्स की सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा कंसर्न क्यों रहती है। तो हर एक कंट्री इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि मेरा ट्रेड जब भी जा रहा है तो सिक्योर रहे, कोई इसको लूट न ले। और उनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा हमारी नेवी लगी रहती है। आपने देखा होगा कि सोमालिया के यहाँ पे बहुत सारे कार्गो शिप्स को लूट लेते हैं सब। तो उन्हीं सबकी सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर की नेवी सिक्योरिटी देती है। तो वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर। देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करता है। और इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए दुनिया का 25% ट्रेड जाता है। और दूसरे नंबर पे है स्विस कैनाल, जहाँ से 12% ट्रेड होते हुए जाता है। तो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, अगर इसको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर का 25% ट्रेड रुक जाएगा। इसीलिए चाइना बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे ट्रेड यहीं से होते हुए जाते हैं। इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अहमियत अभी से नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराने, आप हिस्ट्री खोल के देख लो, तभी से इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की अहमियत है। आप लोगों ने चोला अंपायर के बारे में सुना होगा। तो आप ये जानते हो कि चोला अंपायर ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया था। वो क्यों कर लिया था? उनको कोई शौक नहीं था ऐसे, उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनका बहुत सारा ट्रेड इसी मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता था। तो इसके लिए यहाँ की सिक्योरिटी बनी रहे और उनका ट्रेड यहाँ से आसानी से पास होता रहे, इसके लिए उन्होंने स्ट्रेट रूट्स को सिक्योर करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पर अटैक करके कैप्चर कर लिया था। उस समय भारत के व्यापारी और चाइनीज व्यापारियों में काफी तगड़ा कंपटीशन होता था कि किसका ज्यादा व्यापार होगा। तो आप समझ सकते हो कि तभी से हमारे राजाओं महाराजाओं से लेकर अभी तक इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये जो साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हो, जिसपे चाइना क्लेम करता है आज कि साउथ चाइना सी ये पूरा हमारा 9 डैश लाइन उनका अपना एक थियरी है। ये जो साउथ चाइना सी आप देख रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड के लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप लोग ये ना सोचो कि अरे यार साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के बीच का मामला है, हमें क्या लेना देना। तो वहाँ पे 10 मिलिट्री बेस बनाए या 20 मिलिट्री बेस बनाए, हमारा इंडियन नेशन तो सेव है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट
75% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए आगे की ओर जाता है। और इस साउथ चाइना सी से कितना ट्रेड होते हुए जाता है आपको मालूम है? $5 ट्रिलियन एवरी ईयर। तो यही वजह है कि बाकी सभी कंट्रीज इस साउथ चाइना सी की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न रहती है हमेशा। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पे चाइना टोटली अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा ले फिर हमारे ट्रेड के लिए खतरा बन जाए। और हाल ही में कुछ ऐसे लॉ पास भी वो कर रहे हैं, यहाँ से अगर किसी को गुजरना है तो चाइनीज गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री नहीं बल्कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस साउथ चाइना सी के रूट्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि हमारा भी ट्रेड ठप पड़ सकता है। तो दुनिया में जो भी सी रूट्स के थ्रू ट्रेड होता है, तो ये जो बड़े बड़े कार्गो शिप होती है, इनको हैंडल करने के लिए भी बड़े बड़े कार्गो पोर्ट्स बने होते हैं। तो इन सब के लिए पूरी एक अलग सी इंडस्ट्री होती है जिसको मेरीटाइम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो मेरीटाइम इंडस्ट्री को अगर आप समझना है तो सिंपल में आप समझ सकते हो कि जैसे आप लोगों ने लंबे लंबे एक्सप्रेसवेज देखे होंगे, लंबे लंबे हाईवेज देखे होंगे, तो उन हाईवेज के बीच बीच में आप देखोगे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे जगह को बना कर रखती है जहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं रुकते हैं, वहाँ उन ट्रकों का मेंटेनेंस कराते हैं, रिपेयर वर्क कराते हैं, फ्यूल भरते हैं। बड़े बड़े गोदाम बने होते हैं जहाँ पे माल को रखते हैं, फिर आगे कोई आता है लेकर जाता है, माल को रखना ले जाना। और वहाँ पे बहुत सारे आसपास होटल बने होते हैं जहाँ पे वो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वे रुकते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो जिस तरह का वो सिस्टम रोड का होता है उसी तरह से आप एक तरह से समझो कि सी रूट्स में भी यही होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो जो बड़े बड़े कार्गो शिप होते हैं जो कई महीनों तक ट्रेवल करते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक माल ले जाने में कई महीनों लग जाता है। तो बहुत ही बड़े बड़े शिप अब जा रहे हैं तो बीच बीच में जो बड़े बड़े कार्गो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे रुकते हैं। तो सेम ये वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क हुआ, वहाँ पे इनके शिप्स को रिपेयर करना हुआ, फ्यूल भरना हुआ और भी बहुत सारे पेपर वर्क करना हुआ। और कई हफ्तों तक वो वहाँ पे रुकते भी हैं, वहाँ के होटलों में रहते हैं, खाते हैं, पीते, आराम करते हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वहाँ पे माल को रखना फिर लोड करना, तो ये पूरी इनकी अलग सी इंडस्ट्री होती है। दुनिया के हर एक पोर्ट की कैपेसिटी नहीं होती इतने बड़े बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल कर पाए। दुनिया में बहुत गिने चुने पोर्ट्स हैं जो इतने बड़े बड़े कार्गो शिप्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो कार्गो शिप होती है इनको जो कंट्रीज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो इनसे कुछ चार्जेस भी काटती है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की मेरीटाइम इंडस्ट्री होती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए शिप्स जा रही हैं तो इनको हैंडल करने के लिए सिंगापुर ने अपने यहाँ पे बड़े बड़े कार्गो पोर्ट्स बना रखे हैं। सिंगापुर ने अपने लोकेशन का बहुत ही परफेक्ट यूज किया है, क्योंकि सिंगापुर को भी मालूम है कि यहाँ से बहुत सारे कार्गो शिप जाते हैं तो उनको ये सारी फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। और इस मेरीटाइम इंडस्ट्री से सिंगापुर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। ये जो मेरीटाइम इंडस्ट्री है सिंगापुर के जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करती है। और सिंगापुर का जो कंटेनर पोर्ट है ये दुनिया का सेकंड सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। यहाँ से एवरी ईयर 1,30,000 शिप्स सिंगापुर पोर्ट से होते हुए गुजरती है। और इस मेरीटाइम इंडस्ट्री से सिंगापुर में 1,70,000 लोगों को जॉब मिलता है। जो सिंगापुर की लीडरशिप थी वो अपने सिंगापुर के लोकेशन के इंपॉर्टेंस को समझती थी, इसके लिए उन्होंने 1969 में ही इस तरह के कार्गो पोर्ट्स बना दिया था। और उस समय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इस तरह के बड़े कंटेनर पोर्ट्स किसी और कंट्री के पास नहीं था। तो सिंगापुर की लीडरशिप लॉन्ग टर्म के बारे में उन्होंने सोचा। तो हालांकि अब सिंगापुर को धीरे धीरे चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सभी कंट्रीज अब अपने यहाँ पे भी इस तरह के कार्गो पोर्ट्स बनाने पे विचार कर रही हैं। जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया भी अपने यहाँ पे इस तरह के कार्गो पोर्ट्स बनाने के लिए प्लानिंग कर रही हैं। अब इस कंपटीशन में इंडिया भी आ गया है कि हम भी निकोबार को इस तरह से बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठी है कि अरे चलो यार बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, सिंगापुर की गवर्नमेंट और भी नए नए बड़े कार्गो टर्मिनल बना रही है, जिसे उनका एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें वे नेक्स्ट जनरेशन का एक पोर्ट बना रहे हैं। टुआस कार्गो पोर्ट है जिसको फेज 1 और फेज 2 में बना रहे थे। फेज 1 कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया है। इसका जो एरिया है 414 हेक्टर में फैला हुआ है। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा कार्गो पोर्ट है। तो इसका फेज 1 तो इसी साल कंप्लीट हो गया और जो इसका फेज 2 है 2040 तक कंप्लीट होगा। और इसको बनाने के लिए वो पूरे $20 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं। इस वक्त जो सिंगापुर की कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी है वो 30 मिलियन TEUs है। ये कोई कंटेनर मापने का यूनिट है, TEUs आप देख लेना, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। तो आप 30 मिलियन समझो। सिंगापुर के इस नेक्स्ट जनरेशन नए पोर्ट से उनकी कैपेसिटी बढ़कर 65 मिलियन पहुंच जाएगा। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करो ना, इंडिया में अगर इस वक्त सबसे बड़ा पोर्ट देखो तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो मुंबई में है। तो इस वक्त उस पोर्ट की कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी आपको मालूम कितनी है? सिर्फ 5 मिलियन TEUs जो उसका यूनिट है। मतलब कहाँ उनका अभी 35 मिलियन है, कहाँ हमारा 5 मिलियन है। और आगे वो डबल करके 65 मिलियन करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग अपनी अहमियत तो समझते नहीं। इतना बड़ा कोस्टल एरिया होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने यहाँ पे मेरीटाइम इंडस्ट्री को उस लेवल पे डेवलप ही नहीं किया जिस लेवल पे सिंगापुर ने डेवलप किया। चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की अब लग रहा है आंखें खुल गई हैं। तो गवर्नमेंट जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो अब देखो तो एकदम फ्रंट पे दरवाजे के सामने बैठा हुआ है। जैसे आप मलक्का स्ट्रेट में या तो एंटर करो या तो बाहर जाओ, बीच में एकदम दरवाजे के सामने ही आपको दिखेगा। तो
गवर्नमेंट का भी उसी तरह से प्लान है कि जिस तरह से सिंगापुर ने अपने यहाँ पे मैरीटाइम इंडस्ट्री को डेवलप किया, उसी तरह से हम लोग भी निकोबार आइलैंड को डेवलप करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिया है। इसमें क्या क्या डेवलप किया जाएगा आप समझो। मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए निकोबार का लोकेशन बहुत ही परफेक्ट है। सिक्योरिटी पर्पस से तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से डेवलप किया है। आपको मालूम होगा कि हमारे तीनों सेनाएं जो है वहाँ पे साथ में मिलकर काम करती है। और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। हाल में आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि इंडिया से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अंडमान निकोबार को टोटली कनेक्ट कर दिया गया है। तो निकोबार आइलैंड को किस तरह से डेवलप करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट सबसे पहले एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। देखो, बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की काफी जरूरत पड़ेगी और कार्गो शिप को हैंडल करने के लिए जिस तरह के सिंगापुर के पास बड़े बड़े कार्गो टर्मिनल्स हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनाया जाएगा। यहाँ पे टाउनशिप भी बनाया जाएगा, मतलब एक शहर भी बनाया जाएगा। एनर्जी के लिए यहाँ पे एक पावर प्लांट भी बनाया जाएगा। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट होगा वो 16,600 हेक्टेयर पे फैला होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है और प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली डिले होता जाता है। अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली इसको डेवलप कर लेती है तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पे हम लोग मैरीटाइम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया भर में 160 बिलियन डॉलर की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है और जिसमें 48% मार्केट सिर्फ चाइना ने टोटली कैप्चर कर रखा है। तो हम लोग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप इंडियन ओशन में देखो तो हमारा इतना परफेक्ट लोकेशन होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने लोकेशन का उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से बाकी कंट्रीज ने यूज किया है। आप दुबई को देखे, सिंगापुर को देखे, चाइना को देखे। दुबई को आप देखोगे तो उन्होंने अपने लोकेशन का बहुत ही परफेक्ट यूज किया है। तो वहाँ पे भी उनके पास भी बड़े बड़े कार्गो पोर्ट है और आज दुबई दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल मैरीटाइम हब में आ चुका है। दुनिया भर के मैरीटाइम इंडस्ट्री में अगर देखो तो कौन टॉप 5 लीडर्स हैं, तो पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे पे लंदन, तीसरे पे शंघाई, चौथे पे हांगकांग, पांचवे पे दुबई है। तो ये वो कंट्रीज है जिनको ग्लोबल मैरीटाइम हब कहा जाता है। दुबई देखो तो वो बहुत नया प्लेयर होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा ग्रो किया है। इसमें अफ्रीका और गल्फ रीजन में एक पूरा वैक्यूम था यहाँ पे, तो दुबई ने क्या किया, अपने यहाँ पे इस तरह के मैरीटाइम इंडस्ट्री को डेवलप किया और दुबई को इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दूसरी तरफ हमने सिंगापुर को भी देख लिया, उन्होंने अपने लोकेशन का बहुत अच्छे से यूज किया। अगर आप तीसरी तरफ देखो तो चाइना ने भी अपने यहाँ पे मैरीटाइम इंडस्ट्री को डेवलप किया और मैरीटाइम इंडस्ट्री में टॉप 5 में आता है। तो बट आप हमें देखो तो हम उस लेवल पे उसको डेवलप नहीं कर पाए। और वहीं पे अफ्रीका में देखो तो यमन, सोमालिया जैसी कंट्रीज हैं, इनका इतना परफेक्ट लोकेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे सिविल वॉर जैसे हालत है और यहाँ पे अब देख लो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट होती, ये कंट्रीज ये दुनिया के बड़े मैरीटाइम इंडस्ट्री में प्लेयर बन सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने लोकेशन का फायदा नहीं उठाया, बल्कि सोमालिया के लोग लुटेरे बन गए हैं जो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। वहीं पे आप यमन में देखो तो स्विस कैनाल में एंट्री करने के पहले वहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे दुबई काफी इंटरेस्टेड है और वहाँ पे दुबई काफी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। तो दुबई का फ्यूचर का प्लान है कि यहाँ पे भी उस तरह से डेवलप करें, इसको भी मैरीटाइम हब के जैसे डेवलप कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा कोस्टल एरिया होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने लोकेशन के इंपॉर्टेंस को उस लेवल से यूज नहीं किया जिस लेवल पे इन कंट्रीज ने यूज किया। हम सिर्फ देखते रह गए। इन बड़े बड़े कार्गो शिप को हैंडल करने के लिए डीप पोर्ट चाहिए होता है, तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा डीप पोर्ट नहीं है। तो इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। सागरमाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने देखा होगा कि केरला में एक पोर्ट अडानी कंपनी डेवलप भी करी है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रोटेस्ट होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और वो एक डीप पोर्ट है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत कम डीप पोर्ट है। तो केरला की गवर्नमेंट को और केरला के लोगों को समझना चाहिए कि मैरीटाइम इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। वहाँ पे आसपास रैपिडली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है और केरला का इतना कमाल का लोकेशन है कि यहाँ से सोचो दुनिया भर का ट्रेड होते हुए जाता है। लेकिन केरला अपने पोजीशन का उस लेवल पे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं कर पाए जिस तरह से तमिलनाडु ने किया, जिस तरह से महाराष्ट्र ने किया। अगर केरला की गवर्नमेंट अपने लोकेशन की अहमियत को समझती तो वो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में टक्कर दे सकते हैं। केरला यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है। आप देखो सामने स्विस कैनाल है, दूसरी तरफ मलक्का स्टेट है और यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड होते हुए जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली केरला अपने लोकेशन का उस लेवल पे यूज ही नहीं किया। और आप देखो कि हमारे पास ऐसे दो जगह आइलैंड होने के बावजूद भी एक साइड में लक्षद्वीप, दूसरी साइड में अंडमान निकोबार है। दोनों साइड देखो कि एक स्विस कैनाल के फ्रंट पे है और दूसरा जो है मलक्का स्टेट के फ्रंट पे है। नहीं हम लोगों ने अंडमान निकोबार को सिंगापुर के जैसे डेवलप कर पाए, नहीं हम लोगों ने एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे लक्षद्वीप को डेवलप कर पाए। अब देखोगे कि दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट मालदीव में जाते हैं और हमारे पास में ही एकदम लक्षद्वीप है, उसको हम लोगों ने टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे सामने इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अब समझो कि हमारे पास डीप पोर्ट न होने की वजह से दुनिया भर की बहुत सारी शिप कोलंबो पोर्ट्स पे आकर रुकती है और उसमें से बहुत सारी शिप हमारी भी होती है। अगर हम लोग केरला में इस तरह के डीप पोर्ट डेवलप कर दे तो हम लोग भी कितना ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। तो हमें भी इसके बारे में समझना चाहिए और क्या हम लोग निकोबार को एज अ सिंगापुर के जैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।